हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा सेमेस्टर का फर्स्ट लेक्चर है और ये जो हमारा कोर्स है सेकंड सेमेस्टर का वो है टोटली आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। थ्रू आउट द कोर्स अपन एक ही चीज़ को कवर करने वाले, दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आपको +2 लेवल में मिल चुका है ना। आप पढ़ के आए होंगे उधर। तो बेसिक में हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, जहाँ पे आप ख़त्म करके आए होंगे उसके आगे से ही आपका सिलेबस स्टार्ट होता है इस कोर्स में, और उसके आगे ही हम देखने वाले कि कैसे हम कंटिन्यू करने वाले चीज़ों को इस या फिर मतलब क्या क्या चीज़ देखने वाले, वो कनेक्ट रही है, आप धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ दोस्त कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो सब्जेक्ट है ना, एक प्रकार का एक सब्जेक्ट ही बोल सकते हो, एक एप्लीकेशन है ना। कैलकुलस का एक बहुत ही वाइड और इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। ठीक है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है अप्लाइड मैथमेटिक फील्ड में, ये आप ऑलरेडी जानते हो। एप्लीकेशन में खैर बात नहीं करेंगे अपन, प्रॉपर सब्जेक्ट कंसेप्ट वाइज बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। अभी देखो, आपने जहाँ तक बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहा जाता है, ये सारे चीज़ बेसिक्स ऑलरेडी आप जानते हो। फिर आपने ये भी सीखे होंगे कि कैसे हम फॉर्म करते एक डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है। हमारे पास दो प्रोसेस है, एक तो हम फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं, दूसरा उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अलग अलग मेथड्स यूज करके सॉल्व करके वही फैमिली ऑफ कर्व निकालते हैं हम लोग। ठीक है। ये हमारा प्रोसीजर है। और जब एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया जाएगा तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसका अलग अलग टेक्निक आपके पास है। क्योंकि बेसिकली देखोगे फिजिक्स वगैरह में या फिर किसी भी साइंस में जब भी अपन चीज़ों को एनालाइज करते जा रहे हैं तो उधर जब जहाँ पे भी रेट वगैरह बात आता है, इंस्टेंटेनियस रेट वगैरह, उधर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है और कहीं ना कहीं इत्तेफाक से एक आध डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाता है। अभी उन्हीं फिजिसिस्ट को प्रॉब्लम होता है कि अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोला हमको नहीं पता तो निकालना बड़ा टफ हो जाना है। ठीक है। या फिर इंजीनियरिंग साइंस बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को वाइड रेंज में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन भी आप सीखते होंगे अकॉर्डिंगली, या फिर जो भी बात है वो सब बात करके अभी फ़िलहाल फ़ायदा नहीं, आप समझ नहीं पाओगे बोला। बट मैं जहाँ तक कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को आप पकड़िएगा, है ना, कि +2 लेवल में आप बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी किए हो। एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑलरेडी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन हो गया है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात होना ही नहीं चाहिए। तो ओडीई और पीडीए के बीच का बेसिक डिफरेंस भी आपको क्लियर होगा दोस्त, और ऑर्डर डिग्री क्या होता है ये सब भी क्लियर होगा, फॉर्मेशन कैसे करते वो भी जानते होंगे। और अगर आपके पास सिर्फ अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, उस जगह तक आपको चीजें कुछ हद तक क्लियर होगा। ठीक है, कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का बोला अपन लोग सॉल्यूशन किस तरीके से डिटरमाइन करने वाले। आप जो +2 लेवल में सीखे हो वो ऑब्वियसली एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना ही सीखे हो। ठीक है। अच्छा, और जहां पे डिग्री भी आपका 1 ही था, याद रखिएगा, जहां पे आपका डिग्री भी क्या था, 1 ही था। बट अगर आपका डिग्री 2 हो जाता है या फिर और कुछ हो जाता है, या फिर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में अगर और कुछ वैरायटी पॉसिबल है, तो वो सब जो आप +2 लेवल में नहीं सीखे हो, तो वही पार्ट हम अभी कवर करने वाले इस कोर्स में। तो मैं कोर्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आपके पास 5 यूनिट है, आखिरी यूनिट जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट दिया गया है, सॉल्विंग पार्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया गया आपका सिलेबस में। तो जस्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट दिया गया है, वो अपन देखने वाले आखिरी यूनिट में। बट यूनिट 1 टू यूनिट 4 का अगर मैं बात करूं ना दोस्त, यूनिट 1 टू यूनिट 4 में आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही दिया गया है, और वो सारे टेक्निक्स इन्वॉल्व है यहाँ पे जो आप शायद +2 लेवल में नहीं किए हो। अभी क्या नहीं किए हो, जैसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में आप +2 लेवल में क्या कवर करके आए हो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 चीज आप कवर करके आए हो। अभी एनसीईआरटी लेवल में आपका इन तीनों के साथ साथ जो तीनों का रिड्यूसिबल वाला टेक्निक है, मतलब ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो वेरिएबल में रिड्यूस करके सॉल्व किया जा सकता है, या फिर ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस या फिर लीनियर में रिड्यूस करके किया जा सकता है, उन चीजों को आप स्टडी नहीं किए होंगे एनसीईआरटी लेवल में। अगर आप आईटीजे का तैयारी किए होंगे तो आपको मालूम होगा वो सारी चीज उधर अपन करा देते।
बट अगर आप नहीं करके आए होंगे तो जरूर आप उन चीजों को कर लीजिए दोस्त, क्योंकि इनके बिना काम नहीं होने वाला है। अभी आप देखोगे सर क्यों ये सब पढ़ने के लिए बोल रहे हो, सिलेबस में तो मेंशन है नहीं। अरे भाई सिलेबस में मेंशन नहीं है तो सिलेबस जिसने बनाया उसने ऑलरेडी ये कंसीडर कर लिया कि आपको ये सारी चीजें आता है, ये 6 के 6 टेक्निक्स आता है। अगर ये 6 टेक्निक्स आपको नहीं पता तो एग्जैक्ट, या फिर जब आप यूनिट 1 का ही आगे का पार्ट करोगे, PQ आर सॉल्वेबल कैसे करते हैं हम उस चीज को, या फिर आगे आप हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे, या फिर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कोचीज डिफरेंशियल, बहुत सारे कहानियां आगे आने वाले यूनिट 4 तक। उनमें जो भी बड़े बड़े डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे उनका सॉल्यूशन में इस प्रकार के छोटे छोटे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व होगा। तो अगर आप उन छोटे छोटे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना नहीं पता आपको, तो आप फंस जाओगे और फाइनल आंसर नहीं निकाल पाओगे। एग्जाम में आपको आधा नंबर मिलेगा, आधा करके आपको सॉल्व छोड़ के आना पड़ेगा। आप बोलोगे सर रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो कैसे निकालते, वो तो हमको पता नहीं सर। अगर नहीं पता तो वो चीज ना 12th का एनसीईआरटी लेवल में था और ना ही इस कोर्स में आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, पता नहीं, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। नॉन सीबीएसई सिलेबस जो था उसमें ये चीज मतलब ऑलरेडी ये चीज इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, उधर था ये चीज, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, रिड्यूसिबल टू लीनियर, बट इधर नहीं है बिल्कुल। ये सीबीएसई सिलेबस में ये गायब कर दिया गया बिल्कुल। पता नहीं उन्होंने कंसीडर कर लिया होगा कि आप लोग सीख गए होंगे, बट हकीकत जो है वो जो लोग जेईई का तैयारी करते हैं उनको पता होगा अच्छे से, बट जो लोग सिर्फ एनसीईआरटी लेवल तक ही +2 में मैथमेटिक्स स्टडी किए हो उनको नहीं पता होगा कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल या होमोजेनियस या लीनियर का रिड्यूसिबल क्वेश्चंस कैसे करते हैं, या फिर उनका थॉट्स क्या होता है, कैसे हम रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करके उसको वेरिएबल सेपरेबल होमोजेनियस या लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। तो वो चीज अगर आपको कहीं ना कहीं नहीं पता होता ना दोस्तों, आप स्ट्रगल करने वालों, पहले मैं बता रहा हूं, आप बड़े बड़े डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट 2, 3 में जाकर के जब भी आपके पास आएगा तो उसका फाइनल सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल यूज हो जाएगा, होमोजेनियस यूज हो जाएगा। उधर अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप स्ट्रगल करोगे, मैं कुछ नहीं कर सकता उस वक्त, तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता ना। इसीलिए मैं पहले बता रहा हूं, इसी लेक्चर का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जितने भी 3-4 लेक्चर है। बेसिक्स आपका वेरिएबल सेपरेबल हो गया एकदम स्टार्टिंग से, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, लीनियर, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, ये 6 का 6 पूरा कंटेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। अगर आपको नहीं पता दोस्त, आप उस चीज को जाकर के देख लीजिए, अगर आप नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पहले बता रहा हूं। आगे जाके आप स्ट्रगल करेंगे, फिर मैं समझाऊंगा, आपको समझ नहीं आएगा तो आप गड़बड़ होगा आपके साथ, है ना, तो उसका जिम्मेदार आप खुद रहोगे, है ना। मैंने ऑलरेडी आपको मटेरियल अवेलेबल करा दी, कंटेंट अवेलेबल करा दी। अभी अगर आप नहीं देखते हो अपना दिमाग लगा करके तो आप सफर करोगे, जब आपको जरूरत होगा तो आपको पता चलेगा, अकॉर्डिंगली आप तब देख लीजिएगा, अभी आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम वहीं से कहानी स्टार्ट करने वाले, तो वो सब पुराना चीज जो भी आपको शायद आप पढ़े नहीं हो बट इस कोर्स को पढ़ने के लिए आपको जरूरत है, तो वो सारी चीज मैं यहाँ पे और कवर नहीं करने वाला। इनका लिंक में ऑलरेडी कंप्लीटेड है मेरा यूट्यूब में, मैं ऑलरेडी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनसे आप कवर कर लीजिएगा अच्छे से। आज के लेक्चर में हम बेसिकली जो चीज कवर करने वाले वो है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपका 5 यूनिट है उनमें से 4 यूनिट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां पे आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एक रिमेनिंग पार्ट बाकी रह जाता है, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वो चीज सिखाया जाएगा यूनिट 1 में। उसके बाद यूनिट 1 में रिमेनिंग पार्ट है कि फर्स्ट ऑर्डर के साथ अगर हायर डिग्री हो जाता है, ऑर्डर 1 ही रहेगा बट अगर डिग्री हायर हो जाता है 2 डिग्री 3 डिग्री, तब उसको कैसे डील करेंगे, उस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो लगभग इस कोर्स का यूनिट 1 में हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाले वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर ही होंगे, और एग्जैक्ट में तो डिग्री भी 1 ही होगा, बट एग्जैक्ट टॉपिक के बाद जो टॉपिक आने वाला है उसमें डिग्री 1 नहीं भी हो सकता, उसमें आगे का डिग्री आपको पूछा जाएगा, हायर डिग्री आएगा उसमें। फिर यूनिट 2 आ जाएगा, तो यूनिट 2 में टोटली आपके पास क्या आ जाएगा, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, हायर ऑर्डर, nth ऑर्डर तक चला गया तो आप अकॉर्डिंगली कैसे उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये सारी कहानी उधर चलेगा बातचीत। फिर यूनिट 3 आ जाएगा, यूनिट 3 में एक मेजर पार्ट है आपका होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आ जाएगा आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फिर यूनिट 4 आ जाएगा, यूनिट 4 में आपका कोचीज डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो ये सारे के सारे हायर ऑर्डर में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट 4 तक आपका पूरा क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चलेगा, और यूनिट 5 में जाकर के आखिरी में आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बस इंट्रोडक्शन पार्ट दिया गया है, फॉर्मेशन तक, सॉल्यूशन नहीं दिया गया है।
क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो एक एक यूनिट आपका 14 मार्क्स का होगा, ये चीज आप ऑलरेडी जानते होंगे, जहां पे 1 मार्क के 5 मार्क ईच यूनिट में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों, क्लियर? चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिट 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बट इस कोर्स का कुछ प्री रिक्वेस्ट है जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे करके दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा प्रॉपरली। अगर नहीं देखेंगे तो अगर दिक्कत होता है तो आप स्ट्रगल करेंगे, उसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। आप मेरे साथ इस फर्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा प्रॉपर यूनिट 1, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। वो आपका फर्स्ट पार्ट है सिलेबस का। यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स में एग्जैक्ट से पहले तक जो भी है वो ऑलरेडी आप कर चुके हो और मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप देख लीजिएगा। तो एग्जैक्ट अभी हमें समझना है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी चीज आएगा ना, जो भी जिस प्रकार का भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना, मैं इनका सॉल्यूशन वगैरह, सिंगुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब कुछ भी बात नहीं कर रहा हूं। ये ऑलरेडी बेसिक पार्ट है, कंप्लीटेड है। आपको देखना है, आपको अगर चाहिए वो कंटेंट तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, देखो, अकॉर्डिंगली खुश रहो। अपन स्टार्ट करेंगे आपका सिलेबस जहां से स्टार्ट हो रहा है ऑफिशियली, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो चलिए समझते एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में दोस्त हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन को लेने वाले हैं वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ही होने वाला है। क्या होने वाला है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ऑर्डर भी उसका 1 रहेगा, डिग्री भी उसका 1 रहेगा, ठीक है। चलो तो एग्जैक्ट नाम से ही समझ आता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल कुछ ना कुछ यहां पे इन्वॉल्व होगा। जैसे dy बाई डी एक्स, आप समझते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। उस जगह पे जो dy और dx जो हम बात करते हैं वो क्या बोलते हैं? उनको डिफरेंशियल बोलते हैं। बात समझ हो ना मेरी बात? dy और dx का जो बात करते हैं अपन, वो क्या होता है? डिफरेंशियल्स होता है ना। तो सिमिलरली अगर आप किसी भी एक डिफरेंशियल एक्सप्रेशन मान लो, उसको अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है ना, बिना कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी करके, तब उसको अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ये तो ऊपर ऊपर का बात हो गया, डीप में चीजों को समझते। चलिए ध्यान से देखते। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम उसको किस तरीके से देखो डिफाइन कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं एक छोटा सा चीज एजम्पशन ले रहा हूं, मैं जरा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हमारे पास, मान लीजिए कि m एक जो भी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है हम वही यूज कर रहे हैं। मान लीजिए m हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, 2 वेरिएबल फंक्शन है, m इज ए फंक्शन ऑफ x, y, है ना। x और y दोनों के दोनों आपका 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मान लीजिए m हमारे पास एक फंक्शन है ना, m हमारे पास एक फंक्शन है। सिमिलरली n ऑफ x, y भी हमारे पास एक 2 वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोल पाऊं, समझिएगा दोस्त, अगर मैं ऐसा बोल पाऊं कि m ऑफ x, y इंटू डी एक्स, m ऑफ x, y इंटू डी एक्स, है ना, प्लस n ऑफ x, y इंटू डी वाई, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया ना, m डी एक्स प्लस n डी वाई, इस चीज को अगर मैं एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर पाया, डिफरेंशियल मतलब dy, dx, है ना, dt, ये सबको अपन क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल बोलते हैं, ठीक है ना। डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में डिफरेंस होता है ना, डेरिवेटिव dy बाई dx बोले और डिफरेंशियल dy dx, ये सारी चीज को अपन डिफरेंशियल बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ये और ये अगर डिफरेंशियल है, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, है ना। तो अगर किसी भी चीज को एग्जैक्ट डिफरेंशियल में, जिसको परफेक्ट डिफरेंशियल या टोटल डिफरेंशियल भी बोल सकते हो, उसमें अगर कन्वर्ट करना है तो डी ऑफ समथिंग में किसी चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से डी ऑफ सम, कोई भी दूसरा कुछ भी फंक्शन आप बोल सकते हो, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को, डेफिनेशन में बस इतना सा बोला गया कि दोस्त अगर आप इस एक्सप्रेशन को किसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर पाए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट करने का मतलब ही क्या है कि डी ऑफ कोई दूसरा फंक्शन में कन्वर्ट कर दो। अगर कर पाए ऐसे, तब इस इक्वेशन को m dx प्लस
एन डी वाई बराबर 0 जो इक्वेशन आएगा, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप क्लियरली देख सकते हो, अगर इसको साइड चेंज करोगे, dx को नीचे लेके आओगे तो dy बाई dx जो होगा उसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 ही होगा। बात समझ आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बोलूं, है ना, तो मुद्दा बात उतना सही है ना, आप समझिएगा बात, मुद्दे में बात उतना सही है, बेसिक्स उतना सही है, उसी चीज से सारे कहानी निकल करके आएगा, बस टिक करो उसमें। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का वैल्यू अगर डी ऑफ समथिंग, कोई भी दूसरा फंक्शन, डी एफ यहां पे मान लिया मैंने, डी एफ के इक्वल अगर है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या बोलूंगा? इस एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा, इक्वल टू 0 जब तक नहीं करेंगे तब तक तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन पा रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये वाला फॉर्म होगा, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, पॉइंट कीजिएगा दोस्तों। अच्छा, बोले सर ज्यादा फील नहीं आ रहा, ये क्या एम एन कहां से उठा करके कहीं से वेरिएबल लेकर के आके घुसा दी, ज्यादा फील नहीं आ रहा है। फील दिलाओ सर, फील दिलाओ। दिला रहे फिर, एक मिनट, फील दिला रहे, प्रॉपरली ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, तब आप टोटल डेरिवेटिव नाम का कोई चीज जान रहे होंगे, तब पढ़े होंगे आप टोटल डेरिवेटिव। आप रिकॉल करके देखिए, अगर आप ईमानदारी से पढ़े होंगे, मेरे को जहां तक याद है यूनिट 3 के आसपास ये टॉपिक था, टोटल डेरिवेटिव आप पढ़े होंगे यूनिट 2 या फिर 3 में कहीं पे भी। तो इस चीज, ऐसे चीज आप ऑलरेडी देख चुके हो, ऐसा नहीं कि आपके लिए नया है। डी ऑफ यू, डी ऑफ एफ, ऐसा चीज आप ऑलरेडी देख चुके हो। डिफरेंशियल क्या है ऑलरेडी आप फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन मिल चुका है इसका। तो इसी चीज को आप याद करो, फॉर्मूला पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में आप कैसे लिखते थे? डेल एफ अपॉन डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स, प्लस जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहां पे आया। सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। तो ये टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दिया जनाब, तो ये क्या बन जाएगा? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 जो इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन बन जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये उसका बेसिक क्या बोलोगे आप, उसका बेसिक स्टेटमेंट जो था, जो डेफिनेशन था, उसको आप यही बोल सकते हो। एक आध एग्जाम्पल ले लेते दोस्त, एग्जाम्पल ले लेते और कहानी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल ले लेते। जैसे मान लीजिए क्या एग्जाम्पल लिया जाए, हाँ, अगर मानूं एक जगह पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चिपका दो, वाई स्क्वायर को डी एक्स के साथ चिपकाते, उधर आ जाएगा एक्स ट्वाइस वाई। हाँ, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ट्वाइस एक्स वाई डी वाई, ट्वाइस वाई एक्स। सही, ये इक्वेशन मैं बोल रहा हूं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है। ठीक है, आप बोलोगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ठीक है, इसको सॉल्व करना तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, उसमें क्या बड़ी बात है सर, ये वेरिएबल सेपरेबल से ही सॉल्व हो जाएगा सर। उधर लेकर के जाओ ना, वाई डी वाई बाई वाई स्क्वायर करो, डी एक्स बाई 2x करो, इंटीग्रेट कर दो, बोथ साइड हो जाएगा। अरे सॉल्व कर सकते हो, मैं जानता हूं, ऐसा नहीं कि वेरिएबल सेपरेबल आपको नहीं आता है, इसको कर सकते हो। बट इसी फॉर्मेट में और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन आ सकता है जो ना वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगा। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो अगर ऐसे आपके पास आए जो वेरिएबल सेपरेबल से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, रिड्यूसिबल से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, होमोजेनियस भी नहीं, उसका रिड्यूसिबल भी नहीं, लीनियर भी नहीं, उसका रिड्यूसिबल भी नहीं, तब वो एग्जैक्ट से सॉल्व होगा। और अगर वो एग्जैक्ट है तभी एग्जैक्ट से सॉल्व होगा, और अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं एग्जैक्ट में, जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला टॉपिक है, जो जस्ट इसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं। आज के लेक्चर में शायद ना हो पाए, बट आगे के लेक्चर्स में ये कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमें ये चीज फील आया, ये चीज समझ में आया। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं बोला कि वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ट्वाइस एक्स वाई डी वाई बराबर 0, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, आपको चेक करना है। तब कैसे चेक करोगे? पहले जो बेसिक डेफिनेशन है उसके थ्रू फील कराते, कैसे चेक करेंगे? थ्रू योर एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंसेप्ट, उसके थ्रू अपन समझते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे अपन थ्योरम वगैरह आगे देखते जाएंगे, चीजें आसान होता जाएगा आपके लिए, आप टेंशन मत लो। बट बेसिक को समझो, बेसिक को समझो, अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो बेसिक ही आपको बचाएगा, अदरवाइज ज्यादा देर तक आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे फॉर्मूले वगैरह याद करके, खास कुछ।
ध्यान से देखिएगा, वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस ट्वाइस एक्स वाई डी वाई, है ना। क्या इस चीज को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं? अगर मैं इस एक्सप्रेशन को, कहानी बड़ा क्लियर है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को किसी भी तरीके से इस फॉर्मेट में उतार देता हूं, तब दिस इक्वल टू जीरो क्या बन जाएगा? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। वही तो बोला गया है ना कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को इस चीज में कन्वर्ट कर देते हो, दैट इज एक परफेक्ट डिफरेंशियल या एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर देते हो, तब दिस इक्वल टू जीरो बन जाएगा आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बड़ा आसान बात है। अगर मैं सोचूं कि सर इस चीज को मैं इस फॉर्मेट में कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखते हैं कि वाई स्क्वायर यहां पे आ रहा है, dx के साथ कौन है? डेल एफ बाई डेल एक्स, मतलब किसी f का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो करके वाई स्क्वायर आ रहा है, तो ऑब्वियसली f जो रहा होगा वो कौन रहा होगा? वाई स्क्वायर x ही रहा होगा। बोले सर क्यों, ऐसे क्यों सोच रहे हो आप? अरे भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है? x के रेस्पेक्ट में अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे उसको, तो उसका ऑब्वियसली उसका मतलब क्या निकलता है कि भाई x को कांस्टेंट मान के जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, उस वेरिएबल को, मतलब उसके अलावा जितने भी वेरिएबल है उनको अनचेंज रख दो, दैट इज उनको कांस्टेंट मान लो, और उनको कांस्टेंट मान के उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो यहां पे f जो है वो दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक x और y। तो अगर x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो तो मैं y को कांस्टेंट मानूंगा। यहां पे अगर और भी वेरिएबल आता तो बाकी सारे वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेते तो, है ना, बाकी सारे वेरिएबल को अनचेंज कर देते। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव का फीलिंग तो वही होता है ना। तो x को छोड़ के जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पे दो है तो एक रिमेनिंग बच रहा है। अगर यहां पे तीन होता तो y और z को कांस्टेंट मान लेता, ये ऑलरेडी आपको पता होगा। तो y को अगर मैंने कांस्टेंट यहां पे मान लिया तो ये y स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो इसके साथ तो 1 ही है ना, तो अगर इसके साथ 1 है तो मेरे को फील आ गया कि यहां पे जो भी आएगा वो ऐसा चीज आएगा जिसका डिफरेंशिएशन होके 1 आया है। इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है कि ऐसा चीज आएगा यहां पे जो इस जगह पे जो है उसका इंटीग्रेशन है। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। आप सोचो ना यार, x का डिफरेंशिएट होकर के अगर यहां पे 1 आ रहा है तो ऑब्वियसली 1 का डिफरेंशिएशन x आएगा, वही तो सोच सकते हैं ना क्लियरली। और सिमिलरली अगर डेल डेल y ऑफ दिस अगर करेंगे तो भी x कॉमन चला जाएगा और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस y आ जाएगा। फील कर पा रहे होंगे आप, कनेक्ट कर पा रहे होंगे पूरा पूरा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा आपका डेल डेल x ऑफ कितना? डेल डेल एक्स ऑफ वाई स्क्वायर एक्स प्लस डेल डेल वाई ऑफ कितना? वाई स्क्वायर एक्स। बात समझ में आया ना? ठीक है, तो क्या इस चीज को मैं डी ऑफ वाई स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं? बराबर लिख सकता हूं। तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हुआ ना। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हुआ तो डेफिनेटली दिस इक्वल टू जीरो जो इक्वेशन होगा वो तेरा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? ये सब चीज को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल की मदद से भी मैं दिखा सकता हूं। जरा ध्यान से देख, एक मिनट में बता रहा हूं कि अगर मैं डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर एक्स करता हूं दोस्त, अगर मैं डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर एक्स करता हूं ना, तो हमारे पास क्या मिलेगा? आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 ही आएगा, प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? ट्वाइस वाई डिवाई बाई डी एक्स, क्योंकि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 नहीं होगा ना, डिवाइड बाई dx बचेगा। एलसीएम अगर आप ले लेते हो यहाँ पे, जबकि ऐसा कोई कहानी होता नहीं है बट फिर भी हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करते, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ट्वाइस एक्स वाई डी वाई। ठीक है ना? जब हम जेई में ये चीज उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल पूरा टॉपिक तो नहीं पढ़ाते, बट आईटी जेई में ये कंसेप्ट यूज हो जाता है बहुत सारे क्वेश्चंस में, है ना, इसीलिए वो चीज पढ़ाया जाता है उस जगह पे। और जब भी पढ़ाते हैं हम +2 लेवल में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसी थॉट के साथ पढ़ाते हैं। ठीक है, इसी थॉट के साथ पढ़ाते हैं, जबकि इसके पीछे का हिस्ट्री यही है। वो बताते नहीं क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव सिलेबस में नहीं है जेई का, तो पढ़ा के फालतू में करे क्या, बट आपको तो पता है ना एग्जैक्टली, आप तो फील कर सकते हो। ठीक है ना, आप तो फील कर सकते हो। तो इस तरीके से सोच सकते हो कि एज ये एक्सप्रेशन एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एक परफेक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो गया, दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बार बार मैं बोल रहा हूं, तो पूरा कहानी आपको अभी अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपका बेसिक डेफिनेशन। बच्चों को ना, बच्चे सिर्फ रट लेते हैं, मास्टर भी उनको रटाता है, जानते हो क्या? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो एग्जैक्ट कब होगा? जब डेल एम बाई डेल वाई बराबर डेल एन बाई डेल एक्स होगा। बच्चों को यही पता होता है।
जो बेसिक एग्जैक्ट डिफरेंशियल का फील क्या है भाई, नाम क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, दैट इज परफेक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर पाया, तभी उस एक्सप्रेशन बराबर जीरो जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेगा। वो बेसिक स्टेटमेंट वो रट तो लेता है बट उनको मालूम ही नहीं होता कि उसका फील क्या है। मैं देखा बहुत बच्चे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि सारे बच्चे, बट बहुत बच्चे मेजोरिटी ऐसे बोलते हैं उसको। उनको सिर्फ वो थ्योरम याद होता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे, उसको यूज करके वो थ्योरम रट लेते क्योंकि वो एग्जाम में आता रहता है। उनको यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे वही उनको पता होता है। बट परफेक्ट जो फील है आपको वो फील करना जरूरी है दोस्त, है ना, कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है क्या। ठीक है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल का नाम जो है वो यही है। ये जो डी ऑफ समथिंग में एक्सप्रेस कर डाला ना इस चीज को, अगर ऐसे कर पाया, अगर इस एक्सप्रेशन को ऐसे, किसी भी एक्सप्रेशन को, सिर्फ इसको नहीं है तो एक एग्जांपल है, कोई भी जनरल एक्सप्रेशन को अगर मैं परफेक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल में अगर मैं कन्वर्ट कर पाया, देन दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो, जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, क्योंकि ये तो एक डिफरेंशियल के फॉर्मेट में है ना, तो दिस इक्वल टू जीरो करने से एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही फॉर्मेट होगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगा उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तभी बोल पाएंगे जब ये एक्सप्रेशन एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट होगा, जो मैंने एग्जांपल से आपको यहां पे दिखाया। क्लियर, बात समझ में आया? ठीक है, तो अगर आपको बोला गया है, अगर आपको कभी भी मैं बोल दिया कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर मैंने आपको कभी भी बोला दोस्त कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे कर सकते हो ना, यहाँ पे देखो मैं जानता हूं दोस्त कि वेरिएबल सेपरेबल करके आप कर सकते हो, आपके पास ज्ञान है भरपूर, मैं जानता हूं कि आप इसको उधर लेकर के चले जाओगे इस तरीके से, और आप y का वेरिएबल एक साइड रखोगे, x का वेरिएबल एक साइड रखोगे और वेरिएबली सेपरेट करके आप इसको निपटा दोगे उसका काम। ये चीज मैं ऑलरेडी जानता हूं, इसमें आप मास्टर इंटीग्रेट करके कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे 2 मिस हो गया, ऐसे आप कर लोगे, ये मैं जानता हूं, बट मैं आपको एग्जैक्ट का फील दिला रहा हूं। अभी उसके थ्रू मैंने एक आसान एग्जांपल लिया, आगे जाकर के ऐसे भी एग्जांपल लेंगे जो वेरिएबल सेपरेबल से शायद आप कर ही ना पाओ, एग्जैक्ट ही लगाना पड़े, ऐसे हजारों क्वेश्चनों को दिखा देंगे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? इसीलिए जो सिखा रहा हूं उसमें फोकस करो। ऐसा नहीं कि सर ये तो वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है ना, अपन जो अभी सिखा रहे हैं उस चीज में फोकस करो ना यार। अगर मैं इसको बोलूं, अगर मैं लिख के देता हूं आपको, चलो कि एग्जैक्ट से ही आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि सर अगर ये एक परफेक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है तो लिखो ना सर, लिखने में क्या दिक्कत है? आप बोलोगे सर क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल लिख सकते हो इस चीज को ऐसे। और अगर इस चीज को आप ऐसे लिख दोगे तो बोथ साइड अगर मैं इंटीग्रेटिंग लिख दूंगा, इंटीग्रेट अगर कर दूंगा, ठीक है, तो यहां पे इंटीग्रेशन dy स्क्वायर x आएगा और इधर इंटीग्रेशन ऑफ 0 और प्लस c, मान लीजिए प्लस c। ठीक बात है? क्लियर है? चलो, तो 0 प्लस c होकर के तो आपके पास c ही आएगा। तो अल्टीमेटली एक इंटीग्रल साइन को एक स्मॉल d कैंसिल करता है, ऐसे आप फील कर सकते हो, है ना, कि सर d इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ fx dx, ऐसा फील कर सकता है। इसको मैं fx प्लस c ही तो लिखता हूं ना, ठीक है, इसको तो fx प्लस c ही लिखता हूं, तो ऐसा फील कर सकता है ना कि इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो f डैश आएगा और f डैश का इंटीग्रेशन वापस fx ही आएगा, है ना। fx को डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x आएगा और उसी डेरिवेटिव का वापस एंटी डेरिवेटिव करोगे तो fx ही तो आएगा आपके पास। ये तो बेसिक आपका इंटीग्रेशन का बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप प्लस 2 लेवल में किए होंगे। तो ऐसा फील कर सकते हो ना सर, ये dx इसके साथ गया और एक d वाले सिंबल को एक इंटीग्रल साइन कैंसिल करता है। ऐसा होता नहीं, मैं फील करा रहा हूं आपको, ऐसा होता नहीं है, तो टोटल मतलब नॉनसेंस है, टोटली नॉनसेंस है इस तरीके से कैंसिल आउट करना, ऐसा होता नहीं, मैं फील कर रहा हूं आपको। सोच सकते हैं ना कि एक इंटीग्रल सिंबल को एक स्मॉल d कैंसिल करता है। बच्चे समझते हैं कि ddx और एक इंटीग्रल सिंबल बराबर है, नहीं। अगर मैं इसको एंटी डेरिवेटिव बोल रहा हूं ना, तो डेरिवेटिव आप इस d को, इस स्मॉल d को आप कंसीडर करो। समझ में आ रहा है ना? तो यहां से आराम से ये इंटीग्रल सिंबल और ये d हट करके y स्क्वायर x बराबर c आ जाएगा, जो कि एक फैमिली ऑफ कर्व है, आप देख रहे होंगे। ये c जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो ये c का इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल होगा। इनफाइनाइट वैल्यूज अगर पॉसिबल होगा तो हर एक वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 से कुछ भी रखने के बाद जो अलग अलग कर्व्स जनरेट होंगे, उन सारे कर्व्स को एक साथ हम क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ कर्व बोलते हैं। इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो फैमिली ऑफ कर्व को ही रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है ना? अलग अलग फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, किसके लिए? इस c के वजह से। समझ में आ रहा है? तो ये आपके पास आ गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये आपके पास आ गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ आए?
क्लियर है दोस्त? चलो, तो ये आपके पास आया जनरल इक्वेशन ऑफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत बड़ी बात है, ठीक। ऐसा अगर कहानी हो रहा है कि ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप इस चीज को भी तो फील कर सकते हो दोस्त कि अगर ये जनरल सॉल्यूशन है, ये किस इक्वेशन का, किस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। आप इसको अगर बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देते हो, किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करो, आइदर x और y, आपको ये चीज वापस मिल जाएगा। मतलब यहां से हमें एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन सीखने को मिला कि क्या, कि सर जो भी दुनिया में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, दुनिया पे जितने भी प्रकार के एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, उन सारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम उनका जनरल सॉल्यूशन को वापस डिफरेंशिएट करके प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली बात समझ आ रहा है ना? क्लियर है? मैं आपको कंसेप्ट वाइज बात करता जा रहा हूं, एक एक पॉइंट जो भी ऑब्जर्वेशन है ना। बाकी क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ये सब जो भी मैं बात कर रहा हूं वो सब का खास कोई इफेक्ट नहीं है, बट ये सब अगर फील करते हो ना, तो ये जो एक पैराग्राफ का डेफिनेशन लिखते हैं ना, वो बहुत अच्छे से हमें समझ आ जाता है। समझो मेरे बात? क्लियर है दोस्त? तो इसी चीज को आप ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं इस तरीके से आपको बोलूं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे होगा, है ना, कि अगर आपके पास कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, तो उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आप वापस उसका जनरल इक्वेशन से, सॉरी जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशिएट करके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यही उसका एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो चलिए अपन कुछ आपको नोट्स बना करके दे देते इस चक्कर में, ठीक है, इस चक्कर में कुछ एक आध नोट्स बना करके दे देते, अकॉर्डिंगली ये क्लियर हो जाना है आपका। सही बात है, ठीक है। तो ये सब तो देखो मैं रफ में आपको समझाने के लिए यूज़ किया है, आप रफ में इनको ज़रूर यूज़ कर सकते हो आपका नोट्स के हिसाब से, ठीक है। आप साइड में ज़रूर लिख के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना, आराम से इसको आप यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करोगे, है ना, एग्जैक्टली कि आप प्रॉपर नोट्स जो है वो बनाओ, और उसके साइड में जो भी आपको समझाने के लिए, खुद को एक्सप्लेन करने के लिए लिख के रखने का जरूरत होता है, वो आप लिख के रखो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो लिखिएगा, पहले लिखिएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, हेडिंग लगाइएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके अंडर पे आप लिखिए डेफिनेशन, उसके अंडर पे आप लिखिए डेफिनेशन, ठीक है। लिखो लिखो इफ m एंड n, इफ कैपिटल M एंड कैपिटल N आर फंक्शंस ऑफ x एंड y, स्मॉल x एंड स्मॉल y, है ना, दोनों के दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, ठीक है। और फंक्शंस ऑफ x एंड y, कॉमा द इक्वेशन, कॉमा देके लिखो द इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। ये लिखने से लिख भी सकते हो, ना लिखने से भी होगा। m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 is called exact when there exists a function f of x comma y, when there exists a function f of x comma y such that f of x comma y such that b of f of x comma y is equal to m dx plus n dy। लिख दो such that d of f of x comma y बराबर m dx plus n dy, ठीक है, ठीक है। इसके नेक्स्ट लाइन पे लिखो, दैट इज दे करके इसका नेक्स्ट लाइन में लिखो दैट इज del f by del x into dx प्लस del f by del y into dy बराबर m dx plus n dy, ठीक है ना, बराबर m dx plus n dy, ठीक है। उसके बाद जो भी मैंने एग्जाम्पल वगैरह आपको समझाने के लिए यूज किया है, उन चीज को, सारी चीज को आप डिटेल में लिख करके रखो अच्छे से, तो आपको सबसे फायदा होगा। जो जो एक्सप्लेन किया ना, उसको आप खुद का लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिखना जरूरी थोड़ी ना, आप बंगाली, हिंदी, इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो आप लिखो, बोला कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। समझ आ रहा है? क्लियर? किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है, बोला, ठीक है। तो बस पता होना चाहिए आपको, लिख करके रखना चाहिए कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ना। और अगर आप नहीं लिखोगे तो बोला थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा उस चीज में।
सही बात है, ठीक है। तो ये जो भी एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे लिख करके दिया है उनको जरूर आप एक बार ऐड कर लीजिएगा अपना नोट्स में, है ना, सपोर्ट में, ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या फील करा रहा हूँ। और जो भी मैं खुद का लैंग्वेज भी यूज कर रहा हूँ उनको भी आप जरूर साथों साथ लिख करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, है ना। A to Z आप लिख करके रखिए, जो भी एक्सप्लेनेशन में आपको समझाने का कोशिश किया है आप अपना नोट्स में ऐड करके रखो, फायदा होगा काफी ज्यादा आपको, ठीक है, ताकि आप बाद में जाके भूलोगे नहीं रिवीजन के वक्त, सही है, अदरवाइज आप भूल जाओगे यार, प्रॉब्लम हो जाएगा बोला, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख दीजिए फटाक से उसका, ठीक है, लिखिए एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एक और पॉइंट नीचे स्टार करके आप लिख दो, एक और पॉइंट आप नीचे स्टार करके लिख दो अच्छे से, कि बोला एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैन ऑलवेज बी, एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैन ऑलवेज बी derived from, can always be derived from its general solution, always be derived from its general solution directly by differentiating without any subsequent multiplication comma elimination etc, without any subsequent multiplication comma elimination etc। बात समझ में आया ना। वही चीज मैंने आपको बोला जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आखिरी में, कि एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को वापस आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो उसी का जनरल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करके, चाहे आप एक्स या वाई दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल में से किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, करके आप वापस वही सॉल्यूशन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रोड्यूस कर सकते हो उसी का जनरल सॉल्यूशन से, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका बेसिक डेफिनेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्त, ठीक है। और आप इसको अच्छे से नोट करके रखो, और जितने भी पॉइंट्स आपको सपोर्ट में मैंने बताने का कोशिश किया उन सभी चीज़ों को आप अच्छे से नोट करके रखो, तभी जाकर के आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बोला दिक्कत हो जाएगा, नहीं, ठीक। तो अभी जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसका जो एप्लीकेशन है, या फिर जो थ्योरम आप बोल सकते हो जहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, या फिर जो अभी आपका वर्किंग प्रोसीजर होने वाला है उस चीज को डिटेल में हम कवर करने वाले हैं, उस थ्योरम को समझने वाले हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनको ध्यान से समझिएगा। तो चलो एक बार मैं उस थ्योरम को नोट कर लेता हूँ, देन मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ उस चीज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पोर्शन, और देखते हैं अभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस करके जो आपके पास रिलेटेड थ्योरम है उस चीज़ को स्टडी करते हैं। वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख के रखा, आप देख सकते हो अकॉर्डिंगली, है ना। तो देखो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये एग्ज़ाम में आएगा ही, आप मान के चलो लगभग आ ही जाता है। यूनिट 1 में ये प्रूफ आपको मिल ही जाएगा 4 to 5 मार्क का, लगभग 4-5 मार्क का तो क्वेश्चन पूछते नहीं है अभी CBCS में, तो 4 मार्क का तो मान लो ये आ ही सकता है, ठीक है, आएगा ही मान के चलो। बट इसको समझने का कोशिश करो, ऐसा नहीं कि बोला आप लिख लिख के उसको याद कर लोगे तो काम हो जाएगा, ऐसे मत करो। आप चीज़ों को बेसिक से पकड़ने की कोशिश करो। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है आपको क्लियर है अच्छे से? अगर वो चीज़ क्लियर है तो आराम से चीज़ें आप कनेक्ट कर लोगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप बस करते जाओ अच्छे से। क्या बोला जा रहा है देखो, अभी तक जितना भी मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया कि mdx प्लस ndy बराबर 0 है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा? जब mdx प्लस ndy को आप एक परफेक्ट डिफरेंशियल में एक्सप्रेस कर पाओ, दैट इज d ऑफ समथिंग में एक्सप्रेस कर पाओ, ठीक है। तो इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, अगर वो एक्सप्रेशन एक परफेक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है तो। अभी आगे की बात अगर अपन करें तो यहां पे बोला जा रहा है कि वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है जिस वजह से एक डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है। वो नेसेसरी कंडीशन और वो सफिशिएंट कंडीशन क्या है वो भी बताओ, जिस वजह से एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। तो वही चीज यहां पे लिखा गया है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy बराबर 0 टू बी एग्जैक्ट इज del m अपॉन del y, दैट इज m को अगर मैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं, और सॉरी m को अगर मैं y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं, और n को अगर मैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं, और अगर वो दोनों चीज इक्वेट हो जाता है, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं, तब मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बच्चे लोग सिर्फ इसी को याद रख के काम चलाना चाहते हैं, जो कि सफिशिएंट नहीं है मेरे ख्याल से। इसको फिल करने का कोशिश करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो पूरा पूरा,
ठीक है, मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, टू द पॉइंट चीज़ों को बराबर आपको समझाऊंगा, आप इसको अच्छे से कनेक्ट करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रॉपर्ली। हमें ये पता है कि सर बेसिक डेफिनेशन के थ्रू हमें ये समझ आता है कि सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनेगा, जब इस एक्सप्रेशन को मैं डी ऑफ समथिंग, कोई एफ या यू कुछ भी बोलो, डी एफ या डी यू, मतलब परफेक्ट डिफरेंशियल में अगर इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर पाए देन ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, वो उसका डेफिनेशन है। बट अभी एक थ्योरम आपको बोला है कि सर आप ये प्रूव करो कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इस इक्वेशन को एग्जैक्ट होने के लिए ये है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट का मतलब क्या है कि अगर ये इक्वेशन एक एग्जैक्ट इक्वेशन होता है, दैट इज एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, तब ये होगा, कंफर्म है। और अगर ये कोई भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जहां पे ये कंडीशन वैलिड हो रहा हो, तो ये कंफर्म है कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। मतलब ये इसको इंप्लाई करेगा, ये इसको इंप्लाई करेगा। ठीक है, वही चीज है आपका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब। ठीक बात है, क्लियर? धीरे धीरे समझिएगा, मैं कनेक्ट करता जा रहा हूं चीजों को, है ना, ध्यान से देखिएगा। बोला गया सबसे पहले अपने को नेसेसरी कंडीशन प्रूफ करना है एंड देन उसके बाद अपन सफिशिएंट वाला पार्ट को प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये देखिए सफिशिएंट वाला पार्ट अपन कन्वर्सली एज्यूम करेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली प्रूफ करेंगे। तो नेसेसरी पार्ट प्रूफ करने के लिए हमें क्या कंसीडर करना होगा? सबसे पहले हमें कंसीडर करना होगा कि हम मान लेते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास लिखा गया है वो डिफरेंशियल इक्वेशन एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और वो एज्यूम करके हम क्या प्रूफ करने का कोशिश करते हैं? हम इस कंडीशन को प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? ये हो गया हमारा नेसेसरी पार्ट। अगेन कन्वर्सली में हम क्या करेंगे? सफिशिएंट वाले पार्ट में हम क्या करेंगे? हम इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कोई भी एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करके ये कंडीशन को एज्यूम कर लेंगे, और इसको एज्यूम करके हम क्या प्रूफ करने का कोशिश करेंगे कि ये एग्जैक्ट है। तो अगर आप इसको एज्यूम करके इसको एग्जैक्ट प्रूफ करने का कोशिश करते हो तो इसको एग्जैक्ट आप कैसे प्रूफ कर पाओगे? ऑब्वियसली आप इस एक्सप्रेशन को एक परफेक्ट डिफरेंशियल दिखाना पड़ेगा, तभी तो ये एग्जैक्ट प्रूफ होगा ना, बाय डेफिनेशन। बात समझ आ रहा है? डेफिनेशन में तो वही चीज बोला गया था कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर पाए तभी आप इसको एग्जैक्ट बोल सकते हो, अदरवाइज नहीं बोल सकते इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थॉट पूरा क्लियर हो गया। अभी दिमाग में बस उतना तक ही आप रखो कि कैसे मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कंसीडर करके इस चीज को प्रूफ कर पाऊं। तो सबसे पहले आपने क्या लिख दिए कि मान लेते चलो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने एज्यूम कर लिए। तो भाई अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो बाय डेफिनेशन आप क्या बोल पाओगे? बाय डेफिनेशन आप वही बोल पाओगे ना कि अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपने ऑलरेडी एज्यूम कर लिए, तो बाय डेफिनेशन आप क्या बोल पाओगे कि भाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो होगा वो एक परफेक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो रहा होगा ऑब्वियसली। तो देखो, लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, hence by definition there must exist a function f of x comma y such that d of f is equal to m dx plus n dy। मतलब क्या कि m dx plus n dy को हम परफेक्ट डिफरेंशियल में एग्जैक्ट एक्सप्रेस कर पाए। अगर ये एग्जैक्ट है जो हम ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं तो ऑब्वियसली ये परफेक्ट डिफरेंशियल में तो एक्सप्रेस होगा ही ना। क्लियर है? तो अगर ये परफेक्ट डिफरेंशियल में एक्सप्रेस होता है तो यहाँ पे dx और dx का कॉफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे तो m का वैल्यू मिल जाएगा del f बाई del x, और dy का कॉफिशिएंट को अगर इक्वेट कर देंगे तो n का वैल्यू मिल जाएगा del f बाई del y। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो अभी आपको प्रूफ क्या करना था? del m बाई del y और del n बाई del x। तो अगर आपको del m बाई del y चाहिए तो इसी इक्वेशन को आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो ना, y के रेस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। यहां पे आप लिख भी सकते हो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, और यहां पे आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं बोलूं कि पार्शियली इसको बोथ साइड y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका del m बाई del y। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका del m बाई del y, और ये हो जाएगा del y ऑफ del f बाई del x। बिल्कुल सही बात, del y ऑफ del f बाई del x। तो ये कितना हो जाएगा? del स्क्वायर f डिवाइडेड बाई del y del x। बात समझ में आ रहा है? इतना पार्शियल डिफरेंशिएशन तो आप जानते होंगे।
ठीक है, पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, फिर y के रेस्पेक्ट में, इधर से एकदम राइट से लेफ्ट में जाता है। अब जानते हो ये जो सबसे राइट में है उसके रेस्पेक्ट में सबसे पहले करेंगे, देन y के रेस्पेक्ट में करेंगे। सिमिलरली n के साथ डेल x चाहिए तो इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिए, तो डेल x ऑफ डेल f बाई डेल y आ गया डेल स्क्वायर f बाई डेल x डेल y। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अभी ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल होगा, वो आप ऑलरेडी पार्शियल डेरिवेटिव में करके आए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में कि भाई ऑर्डर मैटर नहीं करता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है। दैट इज अगर मैं किसी फंक्शन को 2 वेरिएबल फंक्शन या 3 वेरिएबल फंक्शन, मल्टी वेरिएबल फंक्शन को अगर पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूं फिर y के रेस्पेक्ट में करूं तो जो आंसर आएगा, और पहले y के रेस्पेक्ट में करूं और फिर x के रेस्पेक्ट में करूं तब जो आंसर आएगा वो दोनों सेम होगा। दैट इज डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स बराबर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये दोनों इक्वल होगा। हालांकि देखो इसमें बहुत सारे बातचीत है, ऐसा नहीं कि कोई भी फंक्शन आप उठा के रख दोगे तो ये चीज हमेशा इक्वल आएगा, हर फंक्शन में ये इक्वल नहीं भी होगा। बट हम यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शंस को डील करने वाले, तो कंटिन्यूअस फंक्शंस अगर है, अगर ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशन अगर कंटिन्यूअस है, एफ अगर कंटिन्यूअस है, तो आप इनको बिल्कुल अपने सराउंडिंग में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के सराउंडिंग में इक्वल बोल सकते हो। दैट इज अपने डोमेन में मान लो कंटिन्यूअस बोल सकते हो। ये कहां पे इक्वल नहीं होता या फिर कहां पे इक्वल होता है, उस चीज को आप ये थ्योरम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, है ना। अगर आप चाहते हो डिटेल में पढ़ना तो और अच्छे से पढ़ सकते हो, अदरवाइज ये सब इक्वली मानते हैं लोग, है ना। क्लोडिस थ्योरम फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। इस चीज को अगर आप स्टडी करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये दोनों चीज हर जगह पे इक्वल नहीं भी हो सकता है दोस्त, जरूरी नहीं कि हर जगह पे इक्वल होगा। बट अगर कंटिन्यूअस फंक्शंस का बात चल रहा है तब तो इक्वल होगा ही होगा। और एज यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कंटिन्यूअस फंक्शन को लेकर के डील करने वाले, तो यहाँ पे हम इन दोनों को इक्वल मान ही सकते हैं। बस इतना सा आप याद रखो अभी के लिए, क्योंकि अभी ना आपको मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पता है, ना आपको मल्टी वेरिएबल फंक्शन एनालिसिस में आप पढ़े होंगे कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन का कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे देखते हैं, और ना ही आपको क्लॉडिस थ्योरम समझ आएगा। बस आप जान के रखो कि ये हर जगह पे इक्वल नहीं होता, ऐसे बहुत सारे फंक्शन में आपको दिखा दूंगा जहां पे इक्वल नहीं होगा, ठीक है। बट वो फंक्शंस डेफिनेटली क्या होंगे, कंटिन्यूअस ही नहीं होंगे। बट जो कंटिन्यूअस है उन सारे केसेस में ये दोनों इक्वल होगा ही। आप इनमें से ऑर्डर आप कुछ भी लगा सकते हो ना, जेड लेना चाहते हो जेड भी लो, एक्स वाई जेड करो, वाई जेड एक्स करो, जेड एक्स वाई करो, कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो सेम रहेगा। तो कंटिन्यूअस फंक्शंस अगर है तो पार्शियल डेरिवेटिव में ऑर्डर में कोई डिफरेंसेस नहीं आता है, पहले एक्स करो वाई करो फिर जेड करो, या फिर पहले वाई के रेस्पेक्ट में करो फिर जेड के रेस्पेक्ट में करो फिर एक्स के रेस्पेक्ट में करो, कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा। बात समझ आ रहा है, क्लियर है। तो इन दोनों को एज हम कंटिन्यूअस फंक्शंस को डील करने वाले, तो इन दोनों को अपन इक्वल मान लिए। अगर इक्वल मान लिए तो इन दोनों इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं भाई, अगर ये और ये इक्वल होता है तो ऑब्वियसली ये चीज और ये चीज भी क्या होगा, इक्वल होगा। दैट इज डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स क्या आ गया, इक्वल आ गया, खत्म बात। समझ में आ रहा है ना। तो नेसेसरी कंडीशन वाला पार्ट जो है वो बहुत ही आसानी से प्रूफ हो गया दोस्त, कुछ भी नहीं, बेसिक से ना, पूरा बेसिक से, बेसिक पे स्टिक करो ना, आराम से हो जाएगा, टेंशन क्या बात है, आराम से हो जाएगा दोस्त। आप बस स्टिक करो बेसिक में, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक आपका था डेफिनेशन, उसी चीज को तो घुमा फिरा के अपन ने यूज किया ना, और कुछ किए क्या आप खुद ही बताओ, और तो कुछ भी नहीं किए ना दोस्त, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी आता है हमारे पास सफिशिएंट वाला पार्ट। सफिशिएंट पार्ट में हम क्या कंसीडर करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सच दैट इनके बीच में जो कंडीशन है, मतलब इसको एज्यूम करना पड़ेगा, इसको एज्यूम करके आपको ये प्रूफ करना होगा तब। तो इसको अगर मैं एज्यूम करने का चक्कर में जाऊं तो इसको एज्यूम करने से मैं क्या लिखूंगा, सच दैट डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, मतलब एम और एन में क्या रिलेशन है हमने ऑलरेडी एज्यूम कर ली है, और अभी हमें प्रूफ करना है कि ये एग्जैक्ट है। और ये एग्जैक्ट प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट डिफरेंशियल दिखाना पड़ेगा, दैट इज डी ऑफ समथिंग दिखाना पड़ेगा, वही हमारा जॉब है। तो उसके लिए क्या करने वाले, देखो उसके लिए स्मार्ट एक थोड़ा सा अप्रोच आपको चाहिए होगा, है ना। उस चीज को आपको फील करो, बस ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। और बाकी प्रूफ पे पूरा अगर आप समझ गए ना, एग्जैक्ट को फील करके समझो, कुछ भी याद रखना नहीं पड़ेगा, बस इस चीज को आप याद रखिएगा थोड़ा सा कि हम यहाँ पे एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल मतलब मल्टी वेरिएबल है, दैट इज एक्स और वाई दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होगा v, एक और वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको हम इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, इंटीग्रेशन m dx वेयर y इज ट्रीटिंग एज कांस्टेंट। मतलब हम
m को इंटीग्रेट कर रहे हैं, m को इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, जहां पे हम y को क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, y को हम कांस्टेंट ऑफ, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी वाई या फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी एक्स, इसको सॉल्व करो, कर पाओगे? जब तक y एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं दिया जाएगा, जब तक y एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं दिया जाएगा, कर पाओगे इसको इंटीग्रेट? पॉसिबल होगा? नहीं होगा, कर ही नहीं पाओगे इसको इंटीग्रेट। तो इसीलिए यहां पे बोला गया है ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव का फीलिंग। तो अभी आप ध्यान से समझो ना दोस्त, अगर इंटीग्रेशन ऑफ m dx v है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ m dx v है, फील करना, फील करा दूंगा एकदम बोला कैलकुलस को, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ m dx अगर v है, तो जब मैं इस इक्वेशन को बोथ साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो इधर तो डेल v बाई डेल एक्स आ गया, इधर क्या आ गया, इधर तो डेल v बाई डेल एक्स आ गया, और उस जगह पे m आ जाएगा। अभी बोलोगे सर यहाँ पे m कैसे आ गया, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं बोथ साइड किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, पार्शियली डिफरेंशिएट किया, x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, तो LHS जो आने वाला है वो यही आने वाला है ना। और अल्टीमेटली जाकर के हमने इसी को क्या लिख दिया, m लिख दिया। तो आपका मन में अभी यही डाउट होगा, क्या इसका वैल्यू m है? अगर है तो कैसे है? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। m जो आपका फंक्शन था वो क्या था, x और y दोनों के ऊपर डिपेंड हो रहा था, टू वेरिएबल फंक्शन था, बिल्कुल। अभी अगर मैं यहां पे y को कांस्टेंट मान रहा हूं, तो y तो अपना आप बाहर आ जाएगा, और जो x वाला पार्ट है वही तो इंटीग्रेट होगा ना। समझ में आ रहा है, जो x वाला पार्ट है वही तो इंटीग्रेट होगा। समझ, अच्छे से समझना बात को। m जो है यहाँ पे, m जो है, फील करना, m जो है वो x और y दोनों के टर्म में दिया गया है। मान ले m का वैल्यू, मान लेते एक आध एग्जांपल से समझा देते, एक्स वाई स्क्वायर। अगर मैं y को कांस्टेंट मान रहा हूं तो ये y स्क्वायर मेरे लिए कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर और मान लेते एक्स क्यूब मान लेते तो और अच्छा होगा। y स्क्वायर मेरे लिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो y स्क्वायर मेरा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन का बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब dx का इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे, तो एक्स क्यूब dx कितना हो जाएगा, x टू द पावर 4/4। तो इस जगह का आंसर सॉल्व करके कितना आ जाएगा, x टू द पावर 4/4 इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा ना। अभी अगर मैं डेल डेल एक्स करता हूं इस एक्सप्रेशन में, तो अभी अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन ये y स्क्वायर कांस्टेंट होगा, तो ये y स्क्वायर बाहर जाएगा, और x टू द पावर 4/4 का पार्शियल डिफरेंशिएशन होके तो आपके पास वही आएगा ना, x क्यूब। तो अल्टीमेटली ये घूम करके तो m ही आया ना दोस्त। समझो मेरी बात को, क्लियर है? अब फील करो, अब बिना एग्जाम्पल ये भी डायरेक्टली फील करोगे तो और आपका दिमाग लगेगा कि भाई यहां पे आपको बोला जा रहा है कि m एक टू वेरिएबल फंक्शन है, y को कांस्टेंट मान के अगर इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, तो जब इसी एक्सप्रेशन को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो जैसे ही आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो वापस y ट्रीटिंग एज कांस्टेंट ही तो रहेगा ना। y को तो आप कांस्टेंट ही ट्रीट करोगे जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करने जाओगे x के रिस्पेक्ट में, तो वापस y बाहर आ जाएगा। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा तो सेम रहेगा ना, कि पहले जो x वाला टर्म था उसी को आपने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए, और वापस जाकर के उसी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो एक बार एक चीज को इंटीग्रेट कर रहे हो, क्योंकि y तो दोनों जगह यहां पे भी कांस्टेंट है, और एज आप यहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो y भी तो कांस्टेंट ही हो जाएगा ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो y तो कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होगा, तो y तो यहां से भी बाहर आया, यहां से भी बाहर आ जाएगा, तो y पे तो इफेक्ट ही नहीं होगा। इफेक्ट जो भी होगा x के ऊपर होगा, और वो किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है कि पहले भाई x वाला जो भी टर्म रहेगा उसका इंटीग्रेशन होगा, और वापस उसी का ही डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो एक बार अगर किसी चीज को इंटीग्रेट करोगे, दैट इज एंटी डेरिवेटिव करोगे, करके डेरिवेटिव कर दोगे, तो कोई इफेक्ट होगा क्या उसमें? नहीं, कुछ ही नहीं होगा। अगर इसको पहले डिफरेंशिएट कर देते थे, एक्स स्क्वायर को पहले डिफरेंशिएट कर दिया 2x, उसी का इंटीग्रेट कर दिया, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 ही एक्स स्क्वायर ही तो आएगा ना दोस्त। वापस घूम के तो एक्स स्क्वायर ही आएगा आपके पास, और तो कुछ नहीं आएगा ना। समझ लो ना मेरी बात। तो एक चीज को इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट कर दो, या डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट कर दो, कहानी तो सेम रहेगा ना दोस्त। समझ में आ रहा है ना? तो उसी फीलिंग से इस चीज को हमने क्या लिख दिया, m लिख दिया, और यहाँ पे डेल v बाई डेल एक्स आ गया। तो इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आया, इसको फील करने का कोशिश करना दोस्त। हाँ, इसको फील करने का कोशिश करना, ऐसा ब्लाइंडली मत कर लीजिएगा। समझो मेरी बात। चलो अगर अपन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास ऑलरेडी हमने ये चीज एज्यूम कर रखा था। तो डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल एम बाई डेल वाई तो हमारे पास पहले से ऑलरेडी मौजूद था। तो m का वैल्यू मैं यहां से डेल v बाई डेल एक्स पुट कर सकता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, डेल स्क्वायर v बाई डेल वाई डेल एक्स। और आप जानते हो
कि डबल डेरिवेटिव अगर है, पार्शियली डबल डेरिवेटिव है, तो डेल स्क्वायर बी बाई डेल वाई डेल एक्स जो होगा और डेल स्क्वायर बी बाई डेल एक्स डेल वाई वही होगा। ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ट्रू रहेगा। तो अगर ये डेल एक्स डेल वाई के इक्वल हो जाता है तो इसको मैं डेल डेल एक्स ऑफ डेल बी बाई डेल वाई लिख पाऊंगा ना आराम से, क्योंकि इसको सॉल्व करो ना, ये भी तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर बी बाई डेल एक्स डेल वाई। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज बिल्कुल इसके इक्वल हो गया। तो अभी आपके पास, पहले आपको m का वैल्यू चाहिए था, यहां से आपको m का वैल्यू मिल गया। अभी आपको n का वैल्यू चाहिए, तो डेल n बाई डेल एक्स इक्वल टू इस फॉर्मेट में है। तो अभी आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करके n का वैल्यू भी तो निकाल सकते हो ना, तो वही इंटीग्रेटिंग कर रहे हो आप यहाँ पे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू, ऑब्वियसली यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, x के रेस्पेक्ट में ही करना होगा। तो अगर मैं डेल n बाई डेल एक्स को डेल n बाई डेल एक्स में बोथ साइड x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे y ऑब्वियसली x के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो y कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होगा और आंसर आपके पास क्या घूम करके आ जाएगा, x आ जाएगा घूम के, सॉरी n आ जाएगा घूम के। तो यहाँ पे आपके पास n आ गया है ना। और सिमिलरली इस चीज को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, अगेन इंटीग्रेशन डेल डेल एक्स गया, यहाँ पे dx आएगा, तो आपके पास पहले अगर यहाँ पे n जो था वो अगर आ गया था यहाँ पे, तो अब की बार डेल v बाई डेल वाई आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? और जैसे ही तुम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो तो तुम्हारे साथ में क्या आता है, प्लस c आता है ना, कांस्टेंट आता है। याद करो, आप प्लस 2 में करते थे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस c लगाते थे। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन हो रहा है, यहाँ पे तो y का पूरा पूरा फंक्शन ही कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट की तरह हम लिखेंगे वो ऑब्वियसली क्या लिखेंगे, एक फंक्शन ऑफ y ही लिख देते हैं। अभी जरूरत नहीं है कि वो फंक्शन अगर खुद ही कांस्टेंट वैल्यू ले लेता है, तब तो वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अदरवाइज अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर भी मौजूद रहता है तो भी तो वो कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होगा दोस्त। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है, सिंपल सी बात। तो अगर वो वाई स्क्वायर की तरह ट्रीट हो रहा है तो भी वो कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होगा दोस्त। समझ में आना? तो ऑब्वियसली कांस्टेंट के जगह पे प्लस सी ना लिख के अगर मैं जनरल लिखने का कोशिश करूं तो जनरल में क्या लिखूंगा, फाई ऑफ वाई लिखूंगा। y के टर्म में कोई भी दूसरा फंक्शन मैंने मान लिया जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी हम y को कांस्टेंट मान करके आए हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां तक हम पहुंच गए, वेयर फाई ऑफ y इज ए फंक्शन ऑफ y फ्री फ्रॉम x, मतलब क्या, जहां पे कोई x प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए तो फाई ऑफ y लिखा गया है। अदरवाइज तो फाई ऑफ x, y लिखते हैं ना हम। बहुत बढ़िया दोस्त। तो अभी हमें प्रूफ क्या करना था, अभी हमें इसको एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ करना था। और अगर इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ करना है तो इस पार्ट को हमें एक क्या प्रूफ करना होगा, इसको हमें एक परफेक्ट डिफरेंशियल प्रूफ करना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर करते तो एम का वैल्यू क्या था आपका, डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, प्लस एन का वैल्यू यहां से क्या आ गया, एन का वैल्यू आ गया डेल वी बाई डेल वाई प्लस फाइव वाई इंटू डी वाई। तो ये आ गया डेल वी बाई डेल वाई इंटू डी वाई और ये आ गया फाइव वाई इंटू डी वाई। बात समझ आ रहा है? क्लियर है दोस्त? चलो तो ये देख, डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इंटू डी वाई, ये पूरा पूरा पार्ट क्या हो गया, डीवी बन गया, टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव है ना, टोटल डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है? और फाइव वाई डी वाई को मैं परफेक्ट डिफरेंशियल बनाने के लिए यहां पे क्या किया, एक डी लगा दिया और एक इंटीग्रेशन सिंबल लगा दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक स्मॉल डी को कौन कैंसिल करता है, एक इंटीग्रल सिंबल कैंसिल करता है। इस तरीके से आप सोच सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है ना? एक स्मॉल डी को डी डी एक्स कभी कैंसिल नहीं करता, एक स्मॉल डी को एक इंटीग्रल कैंसिल करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा सब। मतलब इसको अगर आप एंटी डेरिवेटिव समझ रहे हो तो इसको डेरिवेटिव समझो, ना कि डी डी एक्स। ये मत समझिएगा कि डी डी एक्स और इंटीग्रेशन कैंसिल होता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कैंसिल तो कुछ भी नहीं होता, मैं बस समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं। ये डी और ये इंटीग्रल सिंबल आप उसको ना के बराबर समझ सकते हो। डेरिवेटिव भी एंटी डेरिवेटिव एक दूसरे का इनवर्स है। मान तो इसी जगह पे मैं परफेक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए एक डी खुद से लाया, एक इंटीग्रेशन सिंबल खुद से लाया और यहाँ पे फाइव वाई डी वाई आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल अगर d ऑफ समथिंग यहाँ पे है प्लस d ऑफ समथिंग यहाँ पे है, तो उस चीज को अगर मैं एक d में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो d ऑफ u लिख सकता हूं ना, जहां पे मान लो जो आपका u होगा वो कौन होगा, v प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फाइव वाई डी वाई, ऐसे ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट डिफरेंशियल d में कन्वर्ट हो गया ना, d ऑफ समथिंग में कन्वर्ट हो गया। तो ये u का फंक्शन है मान लो, है ना। v तो आपका x और y दोनों का ही फंक्शन था जो आपने पहले एज्यूम किए थे, है ना। और फाइव वाई डी वाई का इंटीग्रेशन तो टोटली y का ही फंक्शन होगा। ठीक है, तो आराम से ये चीज एक परफेक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो गया। देयरफॉर दिस इज ए परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हेंस अगर ये परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया तो इनडायरेक्टली हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये जो इक्वेशन रहा होगा हमारा वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है।
बात समझ आ रहा है? और अगर वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको एज्यूम करके इसको एग्जैक्ट प्रूफ करना, दैट इज सफिशिएंट कंडीशन जो है उसको आपने बहुत आसानी से प्रूफ कर दिया, एंड द कंडीशन इज सफिशिएंट, फिर आप कंक्लूजन दे दो, हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया ना? तो यही है आपका पूरा पूरा एग्जैक्ट का जर्नी और एग्जैक्ट का कहानी जिसको आपको समझना था। क्लियर? अभी आता है आपके पास दोस्तों वर्किंग रूल। ठीक है, वर्किंग रूल मतलब क्या? वर्किंग रूल होगा मतलब क्या, एक प्रोसेस तो बनाना है ना जिस प्रोसेस के थ्रू हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते थे। ये थ्योरम तो आप समझ गए, अगर 4 मार्क का ये थ्योरम आ गया तब तो आप लिख दोगे, समझ के लिखना बस। मैंने बहुत मेहनत से समझाया, मैं ऊपर ऊपर भी समझा सकता था बाकी सबके तरह, ठीक है, बट मैंने मेहनत करके समझाया तो समझ के एक एक पॉइंट लिख करके रखिएगा, अदरवाइज आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम के वक्त जाकर के आप ही स्ट्रगल करोगे, मेरा कुछ ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक फॉर्मुलेशन, एक प्रोसेस बना के देना चाहता हूं, एक फ्लो चार्ट मान लीजिए जिसके थ्रू आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, है ना, कि अगर प्रॉब्लम मेरे पास आया तो मैं किस तरीके से उसको डील करूंगा, बोला एग्जैक्ट का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करोगे, आपके पास अगर कोई भी इक्वेशन दिया गया है तो आप सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट के साथ कंपेयर करो। जैसे ही आप इसको m dx प्लस n dy बराबर 0 वाले फॉर्मेट के साथ कंपेयर करोगे तो यहां से आपको m मिल जाएगा और यहां से आपको n मिल जाएगा कंपेयर करके। तो m और n अगर मिल गया तो सबसे पहले आप चेक कर लिए कि क्या del m बाई del y और del n बाई del x दोनों निकालो, और दोनों निकाल के देखो क्या दोनों इक्वल आ रहा है क्या। अगर दोनों इक्वल आ रहा है तब तो दोनों एग्जैक्ट, तब तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो तो एग्जैक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, वो एग्जैक्ट हो जाएगा। तो अगर वो एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट का प्रोसेस से आप सॉल्व कर लोगे, और एग्जैक्ट का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है। सिमिलरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे हम प्रूफ करके फाइनल सॉल्यूशन निकालते, वैसे ही एग्जैक्ट में भी जो प्रूफ है उसी से फाइनल सॉल्यूशन आया। वो क्या आया देखो ना, आप खुद सोचो ना। आपको याद है कि मैंने आपको बोला था कि भाई एक चीज सोच ले कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इस चीज को एक परफेक्ट डिफरेंशियल में अगर तू कन्वर्ट कर दिया, है ना, dy बराबर 0, तो इधर अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों तरफ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, u बराबर कांस्टेंट आएगा ना। ठीक है, और वही हो जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो उसी चीज को हमने यहां पे लिख दिया। अभी बोलोगे सर u बराबर c तो यहां पे नहीं लग रहा है, ये तो अनाप शनाप आपने क्या क्या लिख करके भर दिए। ध्यान से देखो, ये u ही लिखा गया है। u क्या था, u था तेरा v प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5y dy। v कौन है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, क्योंकि v का तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, v तो आपने खुद यूज किए हो एक नया वेरिएबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, थ्योरम को, सफिशिएंट वाले पार्ट को। तो आपका प्रॉब्लम तो m के साथ और n के साथ रिलेटेड है, तो उसी के टर्म पे लिखना पड़ेगा। इसीलिए v को मैं v ना लिख करके इंटीग्रेशन ऑफ m dx y एज ए कांस्टेंट लिखा, ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट। बात समझ में आया, क्लियर है। उधर से u का वैल्यू देखो क्या आ रहा था, v प्लस इंटीग्रेशन, तो v तो हमने लिख दिया, प्लस इंटीग्रेशन सिंबल आया, फिर क्या आएगा 5y dy, मतलब ये चीज जो है वो हमारा 5y है इंटू dy है। अभी ये चीज 5y कैसे है भाई, ये चीज 5y कैसे है, 5y मतलब क्या, 5y मतलब सिर्फ फंक्शन ऑफ y अलोन, जहां पे कोई x प्रेजेंट नहीं है, जहां पे कोई x प्रेजेंट नहीं है। बात समझ आ रहा है, क्लियर है। ऊपर लिखा हुआ है 5y मतलब क्या था, कांस्टेंट था, जहां पे सिर्फ y था, क्योंकि x अगर आ गया तब तो वो वेरिएबल आ गया ना, क्योंकि y को तो हम कांस्टेंट मान के आ रहे हैं सफिशिएंट पार्ट से, स्टार्टिंग से ही, सफिशिएंट पार्ट में स्टार्टिंग से ही y को कांस्टेंट मान के आ रहे हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो 5y ऑब्वियसली y फंक्शन ऑफ y अलोन होगा, ठीक है। तो उस 5y को हमने ऐसे क्यों लिखा कि टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, मतलब n के साथ रिलेट करके उसको क्यों लिखा, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये मेरे को समझा दो सर कि आपने 5y को n के साथ रिलेट करके क्यों लिखा। क्योंकि देख इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, 5y को मैं क्या लिख सकता हूं, n माइनस डेल वी बाई डेल वाई लिख सकता हूं ना। n जो होगा उसमें तो x और y, n इज ए फंक्शन ऑफ x, y, दैट इज n पे तो x और y दोनों प्रेजेंट होगा। अभी मैं ऐसे फील कर सकता हूं ना कि सर n में शायद xy वाला मिक्सचर भी है और y अलोन भी है, सर y अलोन का कहानी भी है। तो शायद सर n से डेल वी बाई डेल वाई जब कैंसिल हो रहा होगा, मतलब 5y का वैल्यू क्या होगा, n माइनस डेल वी बाई डेल वाई, तो n से जब डेल वी बाई डेल वाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब जो मेरे पास चीज बचेगा वो सिर्फ y का ही टर्म बचेगा अलोन, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी यहां पे n माइनस डेल वी बाई डेल वाई तो लिख नहीं सकता ना, क्योंकि v का तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। आपका क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने दिया जाएगा इसमें कहीं पे v आपको दिख रहा है, ये बन जाएगा m, ये बन जाएगा n, v कहां पे आएगा। तो इसीलिए हमने लिखा कि n से आपको वही टर्म को कंसीडर करना है जहां पे x कुछ भी नहीं दिख रहा है।
समझ पा रहे हो ना, क्योंकि आप जानते हो यहां पे वही चीज आएगा जो सिर्फ y के टर्म पे है, जहां पे कोई x प्रेजेंट नहीं है, और उसका जस्टिफिकेशन आपको n माइनस डेल वी बाई डेल वाई से दिख रहा है। मतलब n से अगर डेल वी बाई डेल वाई चला गया तो हमारे पास जो भी चीज बचेगा वो 5y बचेगा, और वो परफेक्टली y का टर्म ही होगा। तो मैं डायरेक्टली इस चीज को ऐसे ही बोल सकता हूं ना कि n से आप वही चीज उठाओ जो सिर्फ y के फंक्शन है, दैट इज y स्क्वायर वाली चीज को उठा के रख दो, है ना। आप जहां पे x और y का मिक्सचर है या फिर सिर्फ x है उसको मत उठाओ, क्योंकि वो कहां पे काउंट हो जाएगा, वो डेल वी बाई डेल वाई में काउंट हो जाएगा, और n से जब उस चीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वैनिश हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ y वाला टर्म जो हम यहां पे लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये हवा से आसमान से उठ करके नहीं आया, ये वही सॉल्यूशन है जिसको सोच के एक फॉर्मुलेशन दिया गया है ताकि आप लोगों को आसान लगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। समझ में आया ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना दिया गया है कि भाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सॉल्व करना है तो यही करना है। तो इतना कुछ हिस्ट्री आपको डेप्थ से लेकर के मैंने आपको बताया, बट कंक्लूजन जो है बच्चे लोग इतना ही याद रखते हैं कि क्वेश्चन आया कि सॉल्व करना है, अभी चेक कर लो ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो चेक कर लो डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स है कि नहीं, अगर है तो ये एग्जैक्ट है तो सॉल्व कर दो ये फॉर्मूला लगा करके। बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये क्या बेसिक है, उसका थीम क्या है, उन सभी को भी तो समझना जरूरी है ना दोस्त, मेरे ख्याल से समझना जरूरी है। अभी अगर आपको, मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा, आपको नहीं समझना आप स्किप कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम आता है एग्जाम में, बेसिक से कोई प्रॉब्लम आता है आप नहीं कर पाते हो, तो आपका क्या धारा होगा उसमें, मेरा तो कुछ नहीं है, मैंने तो अपना 100% दिया है। समझ आ रहा है, क्लियर है। तो चलिए, तो अच्छे से समझ के रखिएगा कि ये फॉर्मूला हवा से नहीं आया है, ये इसी जगह से रिलेट करके लाया गया है, ठीक है। तो एक आध दो प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूं, है ना, एक आध दो प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूं, आप अच्छे से इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा दोस्त, है ना। एक आध दो प्रॉब्लम अपन बता देते हैं आपको, देन चीजें और अच्छे से बोला कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सही बात है, क्लियर है दोस्त, देन और अच्छे से चीजें आपका कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बोला खास आपको। चलिए चलिए देखिए, पहला प्रॉब्लम देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस ट्वाइस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर 0, बराबर 0, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, कंपेयरिंग, आपका वर्किंग रूल को ही आप फॉलो करोगे, कंपेयरिंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको 1 भी बोल सकते हो, ठीक है। 1 विथ कौन, किसके साथ कंपेयर करोगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, ठीक है। अभी देखो बच्चा लोग मेरे को ये भी पूछता है क्लास में, सर आपको देख के कैसे पता चल गया कि ये एग्जैक्ट से सॉल्व होगा, ठीक है ना। देखो दोस्त, मेरे को देख के पता नहीं चला, मैं चेक कर रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट है या नहीं, अगर है तो मैं एग्जैक्ट से सॉल्व करूंगा। अभी इतना तो आप आइडिया लगा ही सकते हो, आपके सिलेबस में एग्जैक्ट ही है तो ऑब्वियसली जो भी क्वेश्चन आएगा वो एग्जैक्ट का ही आएगा। और अगर रैंडमली किसी भी एग्जाम में पूछा जाता तब तो मैं स्टार्टिंग से दिमाग लगाता, मैं पहले चेक करता कि ये वेरिएबल से हो रहा है क्या, होमोजीनियस से हो रहा है क्या, लीनियर से हो रहा है क्या, जब सब कुछ फेल हो जाता तभी मैं एग्जैक्ट सोचता। समझ आ रहा है, चलिए। तो कंपेयरिंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, वी हैव, क्या आ जाएगा दोस्त हमारे पास, m का वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, और n का वैल्यू कितना आएगा, y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर मैं डेल एम बाई डेल वाई निकालूं तो कितना आएगा, y के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, इसको अगर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो माइनस 4x बाहर आ गया और y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और यहाँ पे अगर मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो माइनस 4y आ जाएगा, तो ये माइनस 4 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। अगर इधर आप देखते हो तो इधर डेल एन को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, एन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो जैसे ही y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा वो 0, माइनस 4y आएगा बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, और यहाँ पे माइनस 4x आ जाएगा, तो माइनस 4 इंटू एक्स प्लस वाई। क्या ये दोनों इक्वल आया, बिल्कुल दोनों इक्वल आया। तो अभी आप क्या बोलोगे, एज डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन
is an exact differential equation. ये पार्ट आपको करना पड़ेगा. अगर ये आप नहीं करोगे, आप चेक बिना किए ही कैसे लगा दोगे? बोलो, आपको अगर पता ही नहीं है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं, तो आप कैसे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दोगे? ये तो पॉसिबल नहीं है ना. ठीक है, आपको पहले चेक करना ही पड़ेगा. इस स्टेप के ऊपर नंबर भी दिया जाता है ना. आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इन स्टेप के ऊपर नंबर भी दिया जाता है दोस्त. ठीक है, चलो. और अगर यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं भी मिलता है तो भी कैसे करेंगे, सोचेंगे, अगले क्लास में सीखेंगे, है ना, कि कैसे हम, अगर ये एग्जैक्ट नहीं भी बनता है तो इसको एग्जैक्ट में रिड्यूस करेंगे. एग्जैक्ट में रिड्यूस करके कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं वो भी सीखेंगे हम लोग. क्लियर है क्या? दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जो भी पार्ट है उसको आगे डील करने वाले, कि अगर यहाँ पे ये दोनों नॉट इक्वल भी हो जाए तब तो ये एग्जैक्ट नहीं है. अगर नॉट इक्वल हो जाए तो एग्जैक्ट नहीं है. अगर एग्जैक्ट नहीं है तो ये डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते, तो तब आपको किसी ना किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, देन ये लगाना पड़ेगा. समझ आ रहा है ना? क्लियर है? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे मल्टीप्लाई करके कैसे बनाते हैं एग्जैक्ट, दैट इज रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे करते हैं हम जरूर सीखेंगे अगले लेक्चर्स में. इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालते कैसे वो तो सीखेंगे, एंड देन उसको मल्टीप्लाई करके कैसे होता है पूरा थ्योरी में डिटेल में बात करूंगा. आप टेंशन मत लो. तो ये आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. अभी आप क्या निकालोगे? ऑब्वियसली ये दोनों निकालोगे. ठीक है, therefore the solution of the given exact differential equation is क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ m dx treating y as constant plus integration of terms in n not containing x into dy बराबर c. ये आपका जनरल सॉल्यूशन है. तो अगर m का वैल्यू मैं लिख देता हूं तो m क्या आएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर dx. इंटीग्रेशन आपका स्ट्रांग होना पड़ेगा दोस्त, एटलीस्ट बेसिक इंटीग्रेशन तो पता होना चाहिए. और n का वो टर्म जिसमें x प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे n का कौन सा टर्म पे आपको x नहीं दिख रहा है? देखो, n का कौन सा टर्म पे आपको x नहीं दिख रहा है? n का वही टर्म में x नहीं दिख रहा है, सिर्फ y स्क्वायर पे, और बाकी हर जगह पे x है, तो बाकी चीज नहीं आएगा, सिर्फ कौन आएगा? y स्क्वायर आएगा. ठीक है, तो इसको अगर अपन इंटीग्रेट कर देते तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4y तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा. आप डायरेक्टली लिख देना, आप स्टेप करके अलग अलग करके आप कर दीजिएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ. 2y स्क्वायर तो पूरा y का फंक्शन है, ये बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे y स्क्वायर dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y क्यूब बाई 3 बराबर c. अभी इसको आप अच्छे से एलसीएम वगैरह लेके अगर लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. बोला ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं. आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें. ठीक है, तो यहाँ से अपन लोग क्या बोलेंगे? मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई 3 और माइनस ये हो गया 2x स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर, 2x स्क्वायर वाई प्लस xy स्क्वायर बराबर c. ठीक है ना, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो होगा माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस xy स्क्वायर इज इक्वल टू 3c. और इस 3c को आप नया कांस्टेंट c डैश भी बोल सकते हो, क्योंकि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी, c डैश का c डैश निकाल सकता है, तो आराम से इसको दूसरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट का नाम दे दिया c डैश, और 3c लिखने से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो अभी मैं वो चीज़ आपको वेरीफाई कराता हूँ. देखो जरा ध्यान से देखो, है ना. तो ये जो हमारे पास आया था, ये पार्ट जो हमारे पास आया था वो क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ m dx y इज ए कांस्टेंट. और यही तो था ना v का वैल्यू. ठीक है, तो जरा डेल v बाई डेल वाई निकालिए. तो जरा एक बार देखिए ना मैजिक क्या होता है. डेल v बाई डेल वाई निकालिए. तो इसका डेल v बाई डेल वाई मतलब क्या? इसको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली y के रेस्पेक्ट में. तो ये तो y के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x तो कांस्टेंट होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. माइनस 2x स्क्वायर y है ना, तो 2x स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, और y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा. फिर माइनस 2x बाहर आ जाएगा, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2y हो जाएगा. तो ये कितना आ रहा है? माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4xy. ठीक है, और n कितना है? n ये है. तो n माइनस डेल वी बाई डेल वाई जैसे ही करेंगे,
जैसे ही n माइनस डेल वी बाई डेल वाई करेंगे तो बचेगा कौन, देखो वाई स्क्वायर बचेगा। इसीलिए बोल रहा था कि n माइनस डेल वी बाई डेल वाई करके जो 5y बचेगा वो अपना आप n का वो हिस्सा होगा जहां पे कोई x प्रेजेंट ही नहीं होगा। इसीलिए हमने डायरेक्टली 5y के जगह पे टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x को लिख दिया था। समझ आ रहा है, वेरीफाई भी हो गया ये चीज। चलो समझ में आया ना। और सॉल्यूशन कैसे निकालते वो चीज भी आप सीख गए है ना। विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टार्टिंग में तो पता नहीं चला ये एग्जैक्ट है, पहले चेक करना पड़ा एग्जैक्ट है कि नहीं। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी मैं आज के लेक्चर के लिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे करके दे रहा हूं, इसको आप जरूर कीजिएगा। हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंगली क्लास में, या फिर अगर आप कमेंट में पूछना चाहते हो तो भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बोला। ठीक है, और उसके बाद देखो अगले लेक्चर में हम और कुछ क्वेश्चंस लेंगे अच्छे से, है ना। पैटर्न एक ही है, आसान प्रॉब्लम है ना। और 8-10 प्रॉब्लम लेंगे, स्टार्टिंग में उनको करेंगे, कुछ आपको होमवर्क देंगे, और उसके बाद हम अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। दैट इज मेन पार्ट जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला पार्ट, दैट इज रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सोचेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, समझ में आया ना। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है अगला वाला पार्ट, आप देखिएगा ध्यान से। हाँ, कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज कर दूं ना, इधर से किसी भी चीज से, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए दोनों तरफ, आप बोलोगे सर यहाँ पे दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, अगर एक्स स्क्वायर से यहाँ पे दोनों तरफ डिवाइड कर देता ना, तो एम और एन जो है वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज हो जाएगा तो आप उस वक्त अगर एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर लगा के अगर उसको एम और उसको एन मानोगे, ऐसे तो आपको दिख रहा होगा कि कोई चेंजेस नहीं आया सर, है ना, क्योंकि उधर तो 0/x स्क्वायर 0 ही आ गया, क्या दिक्कत है सर। बट अगर आप इस m को del m बाई del y और इस n से अगर नया m और नया n से अगर del m बाई del y और del n बाई del x निकालते हो ना, तो इक्वल नहीं भी आ सकता है। समझ में आया ना, इक्वल नहीं भी आ सकता है। तो उसी जगह पे आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा एक्स स्क्वायर, जिससे आप वापस मल्टीप्लाई करोगे तो शायद वो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए और वो एग्जैक्ट ओरिजिनली बन जाए। समझ में आया ना, वही थॉट है एग्जैक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट है, आप देखिएगा अगला लेक्चर तो फील आएगा आपको। समझ में आया ना, क्लियर। चलो तो आज के लिए दोस्त यहाँ तक रखते हैं, सफिशिएंट चीज़ बता दी आज, है ना। जो भी चीज़ पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से आप चीज़ों को डील करना, अच्छे से क्लियर करना, है ना, और पूरा अच्छे से तैयार करके आप नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, और फिर आप A to Z देख करके जो भी डाउट्स है अकॉर्डिंगली पूछ लीजिएगा, है ना। ऑफलाइन जूम या फिर कमेंट में आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, जैसे पूछना चाहते हो पूछ सकते हो अकॉर्डिंगली। और आखिरी में होमवर्क जो एक दिया गया है उसको ज़रूर कीजिएगा शिद्दत से, और अगले क्लास में हम और कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क भी देंगे, कराएंगे आपसे, और उसके बाद अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, अलविदा। पढ़ते रहिएगा प्रॉपर्ली, आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, अलविदा।